सत कहते हैं पर्यावरण के साथ सहजीवन के साथ रहोगे तो पर्यावरण आपको बहुत सारा प्यार देगा। अगर सहजीवन को आप छोड़ते हैं तो पर्यावरण इतना क्रूर है कि वो एक व्यक्ति की गलती को सजा दूसरे व्यक्ति को देता है। आज कोरोना काल में यही स्थिति है। पर्यावरण के साथ जो गलतियां पूर्वजों ने की या जो वैज्ञानिकों ने की, उसकी सजा एक आम गरीब आदमी झेल रहा है। तो पर्यावरण क्रूर भी है और पर्यावरण दयालु भी है। सो पर्यावरण के संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में इकोलॉजी तथा इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। क्या? इकोलॉजी और इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी। क्या? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। क्या? इकोलॉजी। अब क्या होता है पारिस्थितिकी, इसको हम लोग समझते हैं। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है। क्या है? एक विज्ञान है। क्या है? एक विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसके अंतर्गत पर्यावरण के जैविक घटक, क्या? पर्यावरण के जैविक घटक तथा अजैविक घटकों के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या? जैविक घटक तथा अजैविक घटक के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो क्या है? इकोलॉजी एक प्रकार का विज्ञान है जिसके अंतर्गत जैविक घटक तथा अजैविक घटक के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब अंतरक्रिया कैसे होती है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हैं आप, ठीक, ये है जैविक घटक और ये है चट्टान। क्या है? चट्टान है। ठीक। अब ये मनुष्य क्या करता है? इस चट्टान को क्या करता है? तोड़ता है, फोड़ता है। क्या? तोड़ता है, फोड़ता है। और चट्टान में टूटन फूटन के बाद ये चट्टानें कहाँ जाती हैं? निचले क्षेत्र में जमा हो जाती हैं और मिट्टियों का निर्माण करती हैं। क्या? मिट्टी का निर्माण करती है। मनुष्य ने क्या किया? कुछ चट्टानों के साथ हस्तक्षेप किया, अंतरक्रिया किया, जिसके कारण मिट्टी के निर्माण हुआ और यह कह सकते हैं इस चट्टानों का क्षय हुआ। नेचुरल प्रक्रिया से भी ये चट्टानों में क्षय होता है और मिट्टी का निर्माण होता है। मुख्य रूप से नेचुरल प्रक्रिया से होता है। मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने इस चट्टान को तोड़ फोड़ दिया। तो मनुष्य ने इस चट्टान को तोड़ फोड़ कर क्या किया? यहाँ पर कुछ परिवर्तन किया। तो यहाँ पर तो निगेटिव प्रभाव पड़ा और यहाँ पर क्या हुआ? पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। क्या? यहाँ पर चट्टानों का अवक्षय हुआ तो निगेटिव प्रभाव पड़ा, लेकिन यहाँ पर मिट्टी का निर्माण हुआ तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। तो ये क्या है? अंतरक्रिया है जैविक और अजैविक घटकों के मध्य। ठीक, ये समझ में आया कि इकोलॉजी होता क्या है? क्या इकोलॉजी होता क्या है, ये समझ में आया। अब इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये एग्जाम में पूछा गया है। क्या इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछा जाता है किसने किया, तो रिटर महोदय ने किया। क्या? रिटर ने 1835 में इस शब्द का प्रयोग किया था। क्या? इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर रिटर नहीं है तो आप किसे लगाएंगे? रिटर नहीं है तो आप अंडेस्ट हेकल को लगाएंगे। क्या?
अनरेस्ट हैकल, अनरेस्ट हैकल, ठीक है। और अगर रीडर है तो रीडर को लगाएंगे। अनरेस्ट हैकल ने ओकोलॉजी, क्या इकोलॉजी के स्थान पर ओकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इनको भी माना जाता है कि इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इनसे पहले रीडर ने इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इकोलॉजी क्या है ये समझ में आया, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया ये समझ में आया। अब भारत में अगर देखें इकोलॉजी के संदर्भ में, तो भारत में प्राचीन काल से ही पर्यावरण के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता रहा है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है योगा। क्या योगा, योगा के द्वारा क्या किया जाता है, योगा के द्वारा पर्यावरण के सभी तत्वों पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, उनके साथ संयोजन किया जाता है, क्या उनके साथ संयोजन किया जाता है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़, क्या एक वृक्ष, क्या एक वृक्ष 5 पुत्रों के बराबर है, एक वृक्ष 5 पुत्रों के बराबर है। इसका मतलब क्या, वृक्ष का महत्व अधिक है, यानी पर्यावरण को महत्व दिया गया, और जितनी भी शिक्षाएं दी जाती थी भारत में वो सामान्यतः पर्यावरण के संदर्भ में ही दी जाती थी। भारत में जो जीवन पद्धति है, आज भी अधिकांश लोग की जीवन पद्धति पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण के अनुसार चलती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति चलते हुए किसी पेड़ को नमस्कार करते हैं, किसी वृक्ष को नमस्कार करते हैं, किसी वृक्ष को पवित्र मानते हैं कि इसको नहीं काटना है। तो ये सब क्या है, पर्यावरण के साथ क्या है, संयोजन करना, उसके साथ साथ पर्यावरण का संवर्धन करना है, क्या पर्यावरण का संवर्धन करना है। तो भारत में इकोलॉजी का बृहद स्तर पर क्या बोलबाला रहा है, किंतु जब अंग्रेज आते हैं तो इकोलॉजी या पर्यावरण के प्रति क्या सरकारी स्तर पर क्या होता है, हास हो जाता है। क्या सरकारी स्तर पर जो प्रयास होता है उसमें बहुत ज्यादा कमी आती है, ठीक है। अब पारिस्थितिकी को हम 3 भागों में देख सकते हैं, 3 भागों में देख सकते हैं। पारिस्थितिकी को हम क्या 3 भागों में देख सकते हैं। अब 3 भाग क्या है, पहला पारिस्थितिकी है जो कहते हैं स्वपारिस्थितिकी, क्या स्वपारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, ठीक है, स्वपारिस्थितिकी। इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी। क्या ऑटो इकोलॉजी, ये क्या है, ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब ये है कि जब विभिन्न जीव, या कह सकते हैं एक जीव, क्या एक जीव एक दूसरे के साथ, क्या एक जीव या एक जीव का समूह, जैसे मनुष्य के साथ, मनुष्य के साथ जो अंतर क्रिया करता है उसका अध्ययन किसमें करते हैं, ऑटो इकोलॉजी में या स्व पारिस्थितिकी में, ठीक है। समुदाय, क्या अगला जो भाग है वो समुदाय पारिस्थितिकी है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी। अब इसमें क्या विभिन्न प्रजातियां, क्या विभिन्न प्रजाति अध्ययन करती हैं, सॉरी विभिन्न प्रजातियों के मध्य अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समुदाय परिस्थिति में विभिन्न प्रजातियों के मध्य क्या अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक। तीसरी जो परिस्थिति है उसको बोलते हैं व्यवहारिक परिस्थिति, क्या व्यवहारिक, ठीक है। अप्लाइड, क्या अप्लाइड, अप्लाइड इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी में क्या करते हैं, हम पर्यावरण के साथ किस तरह अंतरक्रिया करें, किस तरह संबंध स्थापित करें जिससे क्या हो, पर्यावरण में ह्रास न हो,
क्या पर्यावरण में ह्रास ना हो। तो ये 3 स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, पारिस्थितिकी का अध्ययन कर सकते हैं। क्या 3 स्तर पर पारिस्थितिकी का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ छोटे छोटे टर्म हैं, उनको हम देखते हैं। जनसंख्या पारिस्थितिकी। क्या जनसंख्या पारिस्थितिकी, अभी क्या जनसंख्या पारिस्थितिकी, जनसंख्या पारिस्थितिकी। ठीक है, जनसंख्या पारिस्थितिकी में एक ही जाति के, क्या एक ही जाति के, एक जाति का मतलब, एक जाति का मतलब सांपों और सांपों के मध्य, क्या सांप और सांप के मध्य अंतरक्रिया कैसे होती है, मनुष्य और मनुष्य के मध्य अंतरक्रिया कैसी होती है, इस अंतरक्रिया का अध्ययन किसमें किया जाता है, जनसंख्या पारिस्थितिकी में। क्या किया जाता है, जनसंख्या पारिस्थितिकी। ठीक है, अगला पारिस्थितिकी बायोम पारिस्थितिकी। क्या बायोम पारिस्थितिकी। अब बायोम पारिस्थितिकी क्या है, एक क्षेत्र विशेष में, क्या एक क्षेत्र विशेष में जो जीव पाए जाते हैं, एक क्षेत्र विशेष में जो जीव पाए जाते हैं, सभी जीव, उन जीवों के मध्य जो अंतरक्रिया होती है उनका अध्ययन इसमें बायोम पारिस्थितिकी में किया जाता है। क्या बायोम पारिस्थितिकी में किया जाता है। ठीक है, अगला जंतु पारिस्थितिकी हम कह सकते हैं। क्या जंतु पारिस्थितिकी, जंतु पारिस्थितिकी में क्या होता है, जंतु, क्या जंतु तथा पर्यावरण के मध्य जो अंतरक्रिया होती है उसका अध्ययन किया जाता है। क्या जंतु और पर्यावरण के मध्य जो अंतरक्रिया होती है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसी तरह आवास पारिस्थितिकी। क्या आवास पारिस्थितिकी, इसमें आवास तथा पर्यावरण के मध्य किस प्रकार की अंतरक्रिया होती है, क्या किस प्रकार की अंतरक्रिया होती है, यानी आवास आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग होते हैं। अगर विषुवत रेखीय क्षेत्र पर देखेंगे तो आवास अलग प्रकार के होंगे, वर्षा क्षेत्र में देखेंगे तो अलग प्रकार, तो इसी का अध्ययन किसमें किया जाता है, आवास पारिस्थितिकी में। क्या आवास पारिस्थितिकी में। ठीक है, मानव पारिस्थितिकी। क्या मानव पारिस्थितिकी भी देख सकते हैं। मानव पारिस्थितिकी में क्या मानव के जीवन को प्रभावित करने वाले कारक तथा मानव के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या मानव पारिस्थितिकी में मानव के जीवन तथा उसके जीवन को प्रभावित करने वाले कारक के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसी तरह संरक्षण, क्या संरक्षण पारिस्थितिकी हो सकता है। क्या संरक्षण पारिस्थितिकी, संरक्षण पारिस्थितिकी में क्या संरक्षण पारिस्थितिकी में हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, ऐसे हम इकोलॉजी का ऐसा प्रयोग करेंगे, ऐसा संयोजन करेंगे कि सभी का संरक्षण हो, यानी कि जैव विविधता अधिक से अधिक रहे। क्या जैव विविधता अधिक से अधिक रहे। ठीक है, तो ये क्या कुछ पारिस्थितिकी है जिनको आपको सामान्य सा दिमाग में बनाए रखना है। क्या जनसंख्या पारिस्थितिकी, बायोम पारिस्थितिकी, जंतु पारिस्थितिकी, आवास पारिस्थितिकी, मानव तथा संरक्षण पारिस्थितिकी। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं क्या इकोलॉजी के अगले टर्म को। इकोलॉजी में एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये क्या होता है इसको देखते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी पदछाप, पदछाप। ठीक, ये क्या होता है, पर्यावरण की या क्या पर्यावरण की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। क्या कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब अगर उदाहरण से समझते हैं, एक आपका खेत है। क्या एक आपका खेत है। ठीक है, अभी अगर मान लेते हैं 5 बीघे है। क्या 5 बीघे है,
या 5 हेक्टेयर मान लेते हैं, 1 हेक्टेयर मानते हैं, 1 हेक्टेयर है, ठीक है। अब इस 1 हेक्टेयर में आपके घर में परिवार कितने हैं? 12, ठीक। अब इस 1 हेक्टेयर में आप काम करते हैं, इस 1 हेक्टेयर के द्वारा 12 व्यक्तियों का पालन पोषण होता है, ठीक है। कुछ समय बाद आपका परिवार 15 हो जाता है, कुछ समय बाद 20 हो जाता है। 20 तक आप अगर देखेंगे तो ये जो 1 हेक्टेयर का खेत है, ये आपके 20 परिवार को क्या पालन पोषण कर सकता है। लेकिन 20 के आगे जैसे आप बढ़ेंगे, 25 होंगे, तो ये पालन पोषण नहीं कर पाएगा, यानी कि इसमें सभी को थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा या भूखा मरेगा। तो ये जो 1 हेक्टेयर है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 20 आदमी। क्या? 20 आदमी। यानी पृथ्वी, वो एक पृथ्वी को अगर ले लें तो पृथ्वी पर निश्चित है कि इतने ही क्या जीव रहें या इतने ही मनुष्य रहें। उससे ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा? इसकी कैरिंग कैपेसिटी से अधिक हो जाएगा, यानी कि वो यहाँ पर जो उत्पादन होगा वो इन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है। अब उसी से संबंधित है पारिस्थितिकी पच्छाव। अब पारिस्थितिकी पच्छाव को कैसे समझते हैं या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? सेम इसी से है, जैसे लैंड हो गया, जल हो गया, क्या जमीन, जल, ऑक्सीजन और वायु, खनिज, ऐसे आप विभिन्न सारे तत्वों को ले सकते हैं। अब एक शहर है, क्या एक शहर है। अब इस शहर के लिए ये सभी चीजें आवश्यक हैं, क्या जमीन भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, O2 भी आवश्यक है, खनिज भी, ये सारी चीजें आवश्यक हैं। अब एक शहर के लिए या एक शहर को चलायमान रखने के लिए या एक शहर में सभी व्यक्ति का जीवन स्तर उच्च रहे, क्या सभी व्यक्ति का जीवन स्तर उच्च रहे, उसके लिए किसकी जरूरत होती है? इन तत्वों की जरूरत होती है। अब ये कितना मात्रा, क्या ये इतना मात्रा मान लेते हैं, ये 20, क्या 20 मात्रा अगर मिले तो इसकी क्या होगा? इस शहर की शहर चलायमान रहेगा, क्या शहर चलायमान रहेगा, और इनको भी नुकसान नहीं होगा और इनको भी नुकसान नहीं होगा, क्या इसको भी नुकसान नहीं होगा, इसको भी नुकसान, क्योंकि इसका जब आप प्रयोग करेंगे जल का, तो जैसे आपने खनिज का प्रयोग किया, खनिज का आप थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं, तो पर्यावरण क्या करता है? खनिज का निर्माण भी करता है, यानी आप उतना ही प्रयोग कर रहे हैं जितना खनिज का निर्माण होता है। तो यानी कि 20 का प्रयोग आप कर रहे हैं तो 20 का पर्यावरण निर्माण करता है, ना आपको नुकसान ना शहर को नुकसान। तो ये शहर का क्या हुआ? पारिस्थितिकी पदछाप हुआ, क्या ये क्या हुआ? पारिस्थितिकी पदछाप हुआ, या कह सकते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब इसको दूसरे भाषा में दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा है, एक बच्चे को कितना भोजन चाहिए, एक साल में कितना भोजन चाहिए, ठीक है। अब एक साल में अगर हम कहें कि ये 10 बिसा, क्या 10 बिसा, बीघे से छोटा बिस्वा होता है लेकिन बिसा बोलते हैं, 10 बिसा, तो 10 बिसा जमीन में वो एक छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है? अपना पालन पोषण सब कुछ अच्छे ढंग से कर सकता है और खेत को भी नुकसान नहीं होगा। तो उस बच्चे का पारिस्थितिकी पदछाप कितना है? 10 बिसा है, क्या 10 बिसा है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी पदछाप का मतलब क्या? उतनी मात्रा जो पर्यावरण द्वारा दी जाती है, वो जमीन हो सकती है, जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो मनुष्य को चलाए मान रखने के लिए क्या आवश्यक होता है, वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहता है। अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम है तो यानी कि पर्यावरण का क्या अधिक संरक्षण हो रहा है। अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बराबर है यानी कि एक है, केवल अगर एक मान लें एक है, तो यानी कि न पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान हो रहा है न मनुष्य को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर एक से जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तैसे क्या होगा? नुकसान होगा, यानी कि पर्यावरण को नुकसान होगा। इस समय अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को देखें तो एक पृथ्वी, हमारे पास एक ही पृथ्वी है,
लेकिन जितने मनुष्य हैं उसके लिए 2 पृथ्वी चाहिए। क्या? 2 पृथ्वी चाहिए, यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बट इस समय 2 है। क्या? 2 है, यानी कि पर्यावरण का अधिकतम क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, विनाश हो रहा है। ठीक है, तो परिस्थिति पदछाप ये हुआ। ठीक है, अब दूसरा टर्म आता है इकोलॉजिकल टर्म से संबंधित, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल ओवरशूट। क्या? इसी से संबंधित वो भी है। क्या? दूसरा जो टर्म है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल ओवरशूट। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसको हिंदी में कह सकते हैं पारिस्थितिकी शोषण कह सकते हैं, या अति शोषण कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको याद करिएगा, ओवरशूट। अब इकोलॉजिकल ओवरशूट क्या है? अब हमने आपको बताया, क्या हमने बताया कि ये पर्यावरण है। क्या? ये पर्यावरण है। अब और ये मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कोई क्षेत्र है। अब ये खनिज मान लेते हैं। क्या? ये खनिज है, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अब मनुष्य, ये इसकी मात्रा कितनी है? 10, और पर्यावरण, ठीक है, अब इसकी मात्रा 10 है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य 10 मात्रा का प्रयोग एक साल में करता है। क्या? 10 मात्रा का प्रयोग, खनिज है, एक साल में करता है। पर्यावरण क्या करता है? 10 मात्रा का निर्माण करता है। यानी मनुष्य ने जितना प्रयोग किया उतना पर्यावरण ने क्या किया? निर्माण किया। ठीक है, ये समझ में? अब स्थिति दूसरी हो जाए। क्या? स्थिति दूसरी हो जाए, यहाँ पर संख्या हो जाए 1, और यहाँ पर क्या? यहाँ पर इसको यहाँ पर आप मनुष्य लिख लीजिए, मनुष्य, इसको पर्यावरण। अब मनुष्य खनिज का प्रयोग कितना कर रहा है? 10 कर रहा है, लेकिन पर्यावरण खनिज का निर्माण कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। यानी पर्यावरण जो जनन करता है, क्या जनन करता है, यानी खनिज का जनन करता बहुत कम है, जबकि मनुष्य उसकी तुलना में अधिक खनिज का क्या करता है? उपभोग करता है। जब अधिक उपभोग किया जाता है किसी भी खनिज संसाधन का, किसके? पर्यावरण की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है वो। क्या? कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, या आप कह सकते हैं जनन से ज्यादा हो जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल ओवरशूट। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल ओवरशूट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने इकोलॉजी देखा, इकोलॉजी होता क्या है। उसके बाद इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया ये देखा। इकोलॉजी के प्रकार देखे हम लोगों ने, इकोलॉजी के छोटे छोटे टर्म देखे, जैसे जनसंख्या, पारिस्थितिकी, आवास, पारिस्थितिकी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और इकोलॉजिकल ओवरशूट। इकोलॉजिकल ओवरशूट का मतलब साधारण सा ये है कि पर्यावरण का अधिक शोषण करना। क्या? पर्यावरण का अधिक शोषण करना, अधिक से अधिक खनिज का उत्पादन, अधिक से अधिक खनिज का शोषण करना, किंतु पर्यावरण उतना खनिज का उत्पादन नहीं कर पाता। क्या? किंतु पर्यावरण तुलना में उतना खनिज का उत्पादन नहीं कर पाता। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।